हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए कोलकाता चलेंगे, वहां से मदद मिलनी है अपने को। कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर रेडी, उनसे कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। राजेश सर के पास जाऊं उससे पहले एक काम करिए, जरा दिखाई रहे हैं आप लोग। खैर, ये आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर था, बड़ी स्क्रीन पे ले आइए, पूरी स्क्रीन पर रख दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे 7045220000 और बाकी सोशल मीडिया में रीच आउट करने के तमाम तरीके, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्विटर, कोई थ्रेड, जैसे कन्वीनियंट हो वैसे भाई रीच आउट करिए। खैर, निफ्टी रखिए स्क्रीन पे भाई। पहले तो इन ग्रीन इस समय निफ्टी में कामकाज होता हुआ। हालांकि एक समय था जब 24,500 के आसपास के जोन्स पे गए थे, 24,504, और खड़े इस समय 624 पे 120 अंकों की बढ़िया इंट्राडे रिकवरी। पर यह जरूर है कि आज धक्का खाया था, लार्ज कैप्स रिकवर कर गए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स का पेन जस का तस है। मिड कैप इंडेक्स भी अभी दिखा देता हूं, 1.25% के आसपास के दबाव के साथ इंट्राडे की माइनर रिकवरी के बावजूद ये पॉकेट ट्रेड कर रही है। तो इंडेक्स तो संभल गया है, ब्रॉडर मार्केट्स दिक्कत में, और ब्रॉडर मार्केट्स का पेन ज्यादा बेहतर बता रहा है आपको एडवांस डिक्लाइन। ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो है, यानी कि 70-75% शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं इन रेड है, कमजोरी के साथ, दबाव के साथ है। अब एक काम करता हूं, निफ्टी में मदद कहां से मिल रही है वो दिखा देता हूं। आईटी स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। आज शाम को आने इन्फोसिस के नंबर्स, जैसे ही बाजार बंद होगा आमतौर पे 45 तक, 3:45 तक वो नंबर्स आ जाएंगे, 3:45 से 4 के बीच में। आईटी स्टॉक, आईटी इंडेक्स 1% मजबूत है। कोई टीसीएस, कोई इन्फोसिस, दोनों मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। पर फ्लिप साइड ये है कि बाकी के हेवी वेट्स, भाई रिलायंस इंडस्ट्री से कल नंबर आने, निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट में आपको दबाव में नजर आएगा, वही कंट्रीब्यूशन प्लेट में आपको एचडीएफसी बैंक नजर आएगा। तो ये सब पॉकेट्स, और कल रिलायंस है, परसों एचडीएफसी बैंक है, वो देखिए लूजर्स की कड़ी में, जबकि रिलायंस इंट्राडे अच्छी खासी रिकवरी डिलीवर कर चुका है। खैर, ना सिर्फ रिलायंस, लार्ज कैप्स अच्छी रिकवरी प्ले आउट करते हुए। पर ठीक है, टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में। हाईलाइट ये है कि आज फिर आई गिरावट, मीनिंगफुल नॉक 500 के आसपास, एग्जैक्टली वो प्रिसाइज लेवल से भारतीय बाजार घूम जरूर गए, और एज वी स्पीक इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। खैर, आज वैसे ध्यान रखिएगा निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं, और बीच बीच में राजेश सर से अपन स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करते रहेंगे। वैसे राजेश सर, आप लोग मार्केट्स पे क्या व्यू लेके चल रहे हो? अभी भी जस के तस पूरा पैसा झोंक रखा है स्टॉक मार्केट में, या कुछ कैश में बैठना शुरू करा है आपने बड़े इवेंट से पहले? गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ व्यू बदली हो, बट ये बात है कि इतनी बड़ी बढ़त के बाद जो कि लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, हो सकता है कि मार्केट बजट के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन या करेक्शन के मोड में जाए, बट हमें ऐसी कोई दिक्कत इस वक्त नजर नहीं आ रही है। जो कुछ एक नतीजे अभी तक आए हैं वो भी ठीक ठाक आए हैं। तो मुझे लगता है कि बजट से भी हमें उम्मीद है कि केपेक्स वगैरह पे थोड़ा जोर रहेगा, तो उसके बाद बाजार ठीक ही रहेगा। कोई गिरावट आती है करेक्शन कंसोलिडेशन की वजह से, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। तो मोटा मोटी अगर ये कहा जाए कि कोई अगर रहना चाहे तो 10% के आसपास कैश पे रह सकता है, ताकि गिरावट में खरीदारी कर सके। चलिए, ये हो गई आपकी इस समय बाजार को लेकर रणनीति। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज मुंबई, फिर कोलकाता, और साथ साथ गुरुग्राम जाना है। मुंबई से सबसे पहले मीना शाह जी स्क्रीन पर हैं। मीना मैम, हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मीना मैम। मीना मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं सर लॉन्ग टाइम से जुड़ी हुई हूँ। और ये लॉन्ग टाइम मतलब 20-30 साल हो गए क्या? नहीं, 15-15 इयर्स होगा सर। तो मतलब वो 2007, 2008, 2009 के आसपास के समय में आप एंटर करे थे? क्या अच्छा समय था वो घुसने का। ये बताओ, आपका फिर ये 15 साल का एक्सपीरियंस रहा कैसा शेयर बाजार का? सर मैं वर्किंग थी तो ना डेली वो नहीं कर पाई थी। हाँ? अभी 2 साल से रिटायर्ड हुई हूँ, तो थोड़ा ज्यादा साथ में वो कनेक्ट हो रही हूँ सर।
अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा मीना मैम, पहला सवाल आपका। सर मेरे पास यूनिटेक का 450 है, 8.50 के। तो सर अभी बहुत लॉन्ग टाइम से है, तो अभी मैं क्या कर सकती? यूनिटेक आपने कहा है ना? जी सर। लॉन्ग टाइम से इस बीच बहुत दिक्कतें झेली इस स्टॉक ने। 10 रुपए आपकी भाव भाव क्या है, क्वांटिटी कितनी है, कुछ आइडिया दोगे क्या? सर वैसे तो अभी 8.50 का दिखा रहे हैं, पर आई थिंक मुझे लगता है 8.50 नहीं हो, आगे का है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। 8.5 दिखा रहा है। चलिए मतलब इस मोटा मोटी अपन 8.5 पकड़ लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। राजेश सर, यूनिटेक क्या हाल है इस कंपनी के, क्या चल रहा है? पंट वंट लेने लायक भी है कि नहीं है? देखिए, चल ही तो कुछ नहीं रहा है इस कंपनी में। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ नहीं चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो जो भी इन्हें मिल रहा है निकल जाए तो बेहतर होगा। कंपनी के हालात पासवर्ड हमें क्या है सब पता है स्टूडियो कि कई वर्षों से खराब चल रहा है, तो इस बेटर कि आप बेच लो इसको। का? अगर वाकई 8.25 की खरीद है तो 11 रुपए के आसपास का भाव मिल रहा है। भाई फंडामेंटली तो यही ओपिनियन है, कुछ चल नहीं रहा है इस कंपनी के साथ। बिना बात का पंट है, इससे एग्जिट करना एक बेहतर रणनीति। कोलकाता से आशा महेश्वरन जी जुड़ती हुई। आशा मैम हाय। अच्छा, हाय। राजेश सर से मुलाकात होती है आपकी कहीं कोलकाता में? नमस्ते सर। आशा मैम, कितने समय से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? फ्रॉम 91। 91? Yes. 3.5 From my डिकेड्स college हो गए days. तो। मेरे कॉलेज डेज से मैं जुड़ी हुई हूँ। कॉलेज डेज से आप एक्टिव थे? हाँ हाँ, नहीं मुझे एक्चुअली जॉब ही ऐसा मिला था शेयर मार्केट में, तो मैं आई वर्क विद मिस्टर रमेश दमानी सर। सो उन्होंने मुझे पहला मौका दिया था उनके ऑफिस में काम करने का। लो, तब से जुड़ी हूँ। तो वो कोलकाता में कुछ ऑफिस था? क्योंकि रमेश दमानी साहब का तो नहीं नहीं, पीएससी में उनका ऑफिस है यहाँ बॉम्बे में पे। ऑफिस था। मैं अपनी शादी की वजह से कोलकाता आ गई हूँ सर। मैं बॉम्बे मेरी मम्मी का घर बॉम्बे में। हाँ, और बेटर क्या है, बॉम्बे बेटर है कि कोलकाता बेटर है? सर बॉम्बे इज 101% बेटर। सुन रहे हो राजेश सर, सुन लो आप। तो आपने तो शुरुआती बहुत बड़े आदमी शख्स के साथ करी, एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया गेन करा होगा। खैर आशा मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास HPL पावर 200 शेयर है। मैंने 400 के भाव से लिए है सर। तो मुझे उससे रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, क्योंकि भाव अभी 600 है ना, उसमें इतना अप एंड डाउन है ना कि कभी कभी लगता है कि बहुत ज्यादा डाउन आ जाएगा ऐसा। लिया लंबी अवधि के लिए था, बढ़िया कमा के दे रहा है, मैंने लेकिन लंबी वोलेटाइल हो गया अवधि के इसीलिए लिए। आप थोड़े कंसर्न्ड हो, ऐसा पकड़ो है ना? यस यस। राजेश सर, क्या करना चाहिए भाई? अच्छी खरीद, आज भी वोलेटिलिटी के बीच में भी 150 रुपए पर शेयर में कमा ही रही हूं, क्या करूं? मुनाफा बांधू, बने रहूं? आपकी क्या सलाह होगी? सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। एक तो मैम मेरे से 10 साल ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। मैं 2001 में बाजार में आया था। दूसरे, आई एम ए डाई हार्ट कैलकटन। सो मुझे तो कैलकाटा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। एनीवेज, HPL पे अगर आए तो बहुत ही शानदार कंपनी है। स्पेशलाइज्ड बैटरीज बनाती है, DC सिस्टम्स बनाती है, पावर सिस्टम्स। पहले ये लोग रेलवे में खाली सप्लाई करते थे, अब दूसरे सेगमेंट में भी जा रहे हैं। EV में जाने की बातें हो रही है। चौथे तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे, जहां रेवेन्यू में 51% की जंप थी, बॉटम लाइन में 134% की जंप। वैल्यूएशन इस वक्त इतनी बढ़त के बाद थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए रखते हो, मेरी लंबी अवधि का मतलब होता है 12 से 18 महीने तक भी अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो ये बहुत शानदार स्टॉक है, आप बने रह सकते हो। बढ़िया शानदार स्टॉक है, बने रह सकते हो। इस बीच एशियन पेंट्स को दिखाइएगा स्क्रीन पे, गिर नहीं रहा है। सुबह से वही 2-3% के आसपास की कमजोरी, और आज सुबह चर्चा हुई थी इस पे न्यूट्रल ही रहे। खराब नतीजों के बावजूद इसमें सेल रेको नहीं है। शुरुआत कमजोर हुई, रिकवर हुआ, अभी भी पस्त पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई मीनिंगफुल नॉक दिखा नहीं रहा है एशियन पेंट्स का काउंटर। और सुबह क्या चर्चा हुई थी कि इस पे न्यूट्रल स्टैंड के साथ ही रखें, इसे ना मंदी करने की जल्दबाजी स्टॉक में फिलहाल के लिए ना करनी चाहिए।
खैर गुरुग्राम से मनीषा चौधरी जी का सवाल है। मनीषा जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। कितने टाइम से आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो और मनीषा मैम क्या करते हो गुरुग्राम में आप? सर एक्चुअली आई एम लर्नर। अभी मैं जस्ट शुरू ही कर रही हूँ अपनी जर्नी, और इसीलिए मुझे इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस है दिमाग में। सो मैं अभी आपका चैनल देखती हूँ, उसके बेस पे मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्री बजट डू यू रिकमेंड कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्ट करना शेयर मार्केट में, और अगर यस प्री बजट और पोस्ट बजट जो भी एक अच्छा टाइम है एंटर करने के लिए, एंड प्लीज सजेस्ट मी 3 to 4 स्टॉक्स। आपके चैनल को देख के मैंने जो थोड़ा समझा है कि लाइक ईवी एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज, दीज आर 2-3 इंडस्ट्रीज विच कैन डू गुड इन अपकमिंग मंथ्स। और मेरा अभी जस्ट बिल्कुल बिगनिंग है, तो बहुत जल्दी का शॉर्ट टाइम का नहीं है फोकस। आई एम प्लानिंग एटलीस्ट फॉर 9 to 10 months के लिए। 1 साल पकड़ लेते हैं, 9-10 महीने का, 1 साल 12 महीने का। भाई राजेश सर, व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय? प्री बजट अभी खरीद लूं, बजट का इंतजार करूं, खरीदूं तो क्या खरीदूं? ये भी जवाब दो आप। देखिए, निवेश का सही समय तब होता है जब आपके पास पैसे हो। अदरवाइज और कोई सही समय नहीं होता है, क्योंकि हर बाजार में चाहे वो 8,000 का निफ्टी हो, चाहे 25,000 का हो, और कल हो सकता है कि 50,000 का हो जाए कुछ वर्षों। तो निवेश का समय हमेशा अच्छा रहेगा बनिस्बत कि आप अच्छी कंपनियों में निवेश करो और एक लंबे समय के लिए बने रहो। जहां तक प्री बजट पोस्ट बजट की बात है, ये सब पचड़े जो है वो ट्रेडर्स के लिए ठीक रहते हैं, निवेशकों के लिए ये सब सोचना कोई बेईमानी है। और बजट में भी अब सिर्फ 2.5 ट्रेडिंग सेशन और रह गए, आधा तो आज निकल गया, 2.5 ट्रेडिंग सेशन रह गए, तो इसमें ना पड़े आप। जहां तक निवेश की बात है, अगर आपको लार्ज कैप में करना हो तो मैं समझता हूँ रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, लार्सन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप लंबे समय के लिए रख सकती हैं अपने पोर्टफोलियो में। या आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेकर के ज्यादा रिटर्न कमाना चाहती हो तो मिड कैप पे ध्यान दे सकती हो, जहां की मेरे हिसाब से वेस्ट कोस्ट पेपर, ईआईडी पैरी, टेक्स रेल इंफ्रा, आईआरसीटीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां आप ध्यान दे सकती हो। डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट आप लार्ज कैप या मिड कैप दोनों में से कोई एक स्पेस में जा सकती हो। तो दिग्गजों में रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और लार्सन एंड टूब्रो। मिड कैप्स में कोई वेस्ट कोस्ट पेपर, कोई ईआईडी पैरी, कोई टेक्स रेल और कोई आईआरसीटीसी। राजेश सर ये सब छोड़ो, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, 2 लार्ज कैप 2 मिड कैप खुद ही चुन के दे दो ना आप। सॉरी, मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए, आप 2 लार्ज कैप 2 मिड कैप चुन के दे दो मुझे। मैं मुझसे क्यों करवा रहे हो? 2 इधर के 2 ठीक इधर है, के। तो फिर ओके ग्रेट। तो आप एक काम करो, लार्ज कैप में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के साथ जाओ, और मिड कैप में आप ईआईडी पैरी और वेस्ट कोस्ट पेपर के साथ जाओ। लीजिए आपका आंसर आ गया। जब आपके पास पैसा आए, वैसे आपके पास समय है, तो ये सही समय डिप्लॉय करने। मार्केट वैसे कोई टाइम कर नहीं सकता, अपन लंबी अवधि के लिए है। बजट वजट का नीजर आएगा भी तो मेरे ख्याल से बायंसी बहुत अच्छी है बाजार में, कोई ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए होपफुली। और ये वो 4 स्टॉक्स है मैम जो रेडर आप रख सकते हैं। रिलायंस की चर्चा हुई है तो एक बात आप सब ध्यान रखिएगा भाई, अगर खरीदारी करने का मन हो तो ये ध्यान रखिए, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन, ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अगर खरीद रहे हो तो किसी एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। राजेश सर, अब ये इतनी सारी पिक्स दे दी आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एसबीएस स्टॉक पिक अलग से है कि इन्हीं में से कुछ है? नहीं, अलग से है, क्योंकि ये तो हम लोग ने एसबीएस स्टॉक पिक का चर्चा कर चुके हैं ये सब पहले। हाँ बस ये अच्छी बात। एसबीएस स्टॉक पिक राजेश सर आज की। देखिए, एसबीएस स्टॉक के हिसाब से मैं शैल्बी के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर का सेक्टर है वो भारत में अच्छा चलने वाला है। कई कारण है, एक मेडिक्लेम वगैरह की सुविधाएं बढ़ गई है, लोगों में जागरूकता बढ़ गई है, दूसरे मेडिकल टूरिज्म के कारण से निकटवर्ती देशों से लोग आते हैं। अब खास शैल्बी की बात की जाए तो एक मल्टी स्पेशलिटी चेन हॉस्पिटल है जिसकी एक्सपर्टीज जॉइंट रिप्लेसमेंट में है। 15% मार्केट शेयर इनके पास जॉइंट रिप्लेसमेंट का है।
2000 बेड की कैपेसिटी है, जिसमें 1200 ऑपरेशनल है। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में पार्ट्स वगैरह माने जो चीजें लगती हैं, उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी यूएस में, जो इन्होंने अधिग्रहण कर ली। तो उसके बाद क्या होता है, इनके मार्जिन्स थोड़े बढ़ जाएंगे, और उस कंपनी में अगर प्रोडक्शन बढ़ता है आने वाले दिनों में, तो वो दूसरे लोगों को भी मार्केट कर पाएंगे, जहां से मार्जिन्स में बहुत अच्छा सुधार होगा। एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों ने मुंबई में आशा पारेख हॉस्पिटल का भी मेंटेनेंस का काम माने इनके अंडर में आ गया, अभी ये अपने ब्रांड से चलाएंगे। तो इस तरीके से ये ग्रो भी कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री बैलेंस शीट है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। साल भर के नजरिए से हमारा अनुमान है कम से कम 15% की अपसाइड यहाँ बन सकती है। डिसेंट अपसाइड शैल भी लिमिटेड दे सकता है। थोड़ा सा फास्ट मोड पे पिक्स क्वेरीज और सॉल्व कर देता हूं। मीना मैम, अगला सवाल। सर, मैं पोर्टफोलियो में कितना कम से कम स्क्रिप्ट रख सकती हूँ? कितना कम से कम? कितना आप एक्टिवली ट्रैक कर सकते हो एक साथ? ऐसा कुछ नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए भी कर सकती हूँ सर। नहीं, वो ठीक है, आपको डिसाइड करना है आप एक्टिवली कितना। अच्छे फंड मैनेजर्स भी बहुत ज्यादा स्टॉक ट्रैक नहीं कर सकते एक साथ। तो कितना वैसे राजेश सर आइडियल, भाई मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था राजेश सर कि हर एक बास्केट में नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा था अंग्रेजी में, और लिखा था 10 होता है स्टॉक का पोर्टफोलियो आइडियल साइज। आज की डेट में 10 में तो लार्ज कैप्स हर सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं आता। तो एक्चुअल पोर्टफोलियो साइज आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब मोटा मोटी, ये तो इंडिविजुअल पे डिफर करेगा। देखिए, जो आपने पहले कहा ना कि जितना आप मैनेज कर सकते हो उतना ही आप पोर्टफोलियो में रखो, वो एकदम सही बात है। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई 10 बोलता है, कोई 15 बोलता है। लेकिन मेरे हिसाब से 10-12 एक ऑप्टिमम लेवल है, जिसके ज्यादा होने से आप एज एन इन्वेस्टर उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम लोग तो प्रोफेशनल है, दिन भर इसी काम में रहते हैं, तो हमारे लिए ही 15-20 से ज्यादा ट्रैक करना दिक्कत होने लगती है। तो बेहतर ये होगा कि आप 10-12 के अंदर ही अपने साइज को रखें। सही बात है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन सब गड़बड़ा देता है, फिर मजा ही चला जाता है। क्विकली, मेरा समय खत्म हो चुका। आशा मैम, आप सवाल दाग दो। मेरे पास जैन इरिगेशन 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 66। राजेश सर, क्या करूं? 66 की खरीद है। सबसे पहले काम ये करिए कि इसे बेच लीजिए। डेट की पोजीशन बहुत खराब है। क्वार्टरली कम से कम 100 करोड़ रुपए के ब्याज इनके जा रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 26% है, जिसमें से 59% गिरवी रखी हुई है। फंडामेंटल्स बेहद खराब हैं। आपके नसीब अच्छे हैं कि आप प्रॉफिट पे बैठी हो। ये हो सकता है कि बाजार के कारणों से, किन्हीं भी कारणों से ये और भी ऊपर चले जाए, बट रिस्क बहुत ज्यादा है। निकल जाए तो बेहतर होगा। एग्जिट। मीना मैम, आशा मैम, मनीषा मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। राजेश सर, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए धन्यवाद। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक के बाद आपका स्वागत है। ठीक है, निफ्टी फ्लैट है, मिड कैप वही पेन में, और एक पॉकेट है कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस। अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग टाइप नजर आ रहा है। जैसे कि सीमेंस वायदा का टॉप लूजर 5% ठंडा पड़ा हुआ है। एबीबी इंडिया वायदा का सेकंड टॉप लूजर 4.5% दबाव के, ऑलमोस्ट 4.5% दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ इस समय नजर आएगा। इस पॉकेट में आप रखिएगा। आज बहुत अच्छे मूव्स इन स्टॉक्स ने एंजॉय कर रखे हैं, और आज दबाव में आते हुए। खैर, आज के शो सास बहू और सेंसेक्स पे इतना ही। अब अपनी मुलाकात होगी मंडे को। कल लेकर आऊंगा आपके लिए वापस एक बढ़िया सा फ्राइडे स्पेशल। नमस्कार।